प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे संधारित्र के बारे में और भी आगे की बातें। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है इससे पहले हम लोग जाने थे, उस पर एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे। आज हम उसी से आगे की बात देखेंगे। हमने इस पर पहले ही मैटर को लिख रखा है ताकि समझा सके आपको बेहतर तरीके से और आपको कम से कम समय में कार्य पूरा हो सके। तो चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो। हमने इससे पहले संधारित्र की धारिता का जो गणना किया था वो दो समांतर प्लेट संधारित्र थी और उसके बारे में संधारित्र की धारिता का कैलकुलेशन किया गया था। बट अब इसमें क्या किया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमें क्या करना गया है, इस प्लेटों के बीच में एक तीसरी प्लेट और रख दी गई है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है इसमें। तो क्या होगी इसकी धारिता, इसके बारे में गणना करना है। यहाँ पर आपको इसमें दर्शाया गया है, जिसको आप पहले समझें कि किस प्रकार से दर्शाया गया है। ये समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के आवेश, पहले प्लेट पर आवेश प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर आवेश माइनस क्यू, और पहले का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा और दूसरे का आवेश पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है, और प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी से बताई गई है। जो प्लेट की मोटाई है वो स्मॉल टी है। अब यदि हम ये बात करें कि इतनी डी है और पूरा का पूरा ये बीच में स्मॉल टी है, तो जो ये शेष बच रहा है ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कितने होंगे, ये दोनों दूरी कितनी होगी, पूरे के पूरे डी में से हम इस टी को घटा दें तो यहाँ पर बताया गया है कि डी माइनस टी होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें जितने भी मान हैं सभी मानों को दर्शा दिए हैं। अब इसके बाद हमें ये जान लेते हैं कि जो हमने इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखा है उसका परावैद्युतांक K है। अब हम इसके आगे हल करते हैं। पहला स्टेप हम हल करेंगे, इसको जानेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा इसके बीच में, पूरे के पूरे बीच में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है। तो हम देखेंगे कि यह क्षेत्र और यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है, और ये भी हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी d माइनस टी है, d माइनस टी दूरी में परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है, जहां पर बताया गया है, अर्थात d माइनस टी। अब हम इसे देखते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और जहां पर सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व होता है और आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, मींस दैट आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हम सिग्मा का यह मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। तो हमें उस क्षेत्र का पता चल गया जिस क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है। अब हम उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हमने इस क्षेत्र की गणना की है जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है। अब हम उस क्षेत्र की गणना करेंगे जिसमें हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। अब E1 इक्वल्स टू था सिग्मा अपॉन डी। अब क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि परावैद्युत पदार्थ है तो ये जो बीच में जो फील्ड होती है यह एक समान होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। दो संधारित्रों की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है, बट कब, जब उस पर
आवेश घनत्व समान हो तो, और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो, और यहाँ पर ऐसा है भी कि पृष्ठ क्षेत्रफल भी बराबर है, इनके आवेश घनत्व भी बराबर और विपरीत प्रकृति के हैं, और ऐसे कंडीशन में हम ये बात समझें कि जो वैद्युत क्षेत्र एक समान है, बट इनके बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उस परावैद्युत पदार्थ रखने पर जिसमें रखा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान जितना परावैद्युतांक होता है उतने गुना घट जाता है। अगर 5 है तो 5 गुना घट जाएगा, अगर यक्स है तो यक्स गुना घट जाएगा, अगर के है तो के गुना घट जाएगा, और के गुना घटने का अर्थ होता है कि उसमें उतने से भाग हो जाएगी। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र E1 था तो E2 का क्षेत्र के गुना घट जाएगा, मीन्स दैट इससे भाग हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू हमें प्राप्त है, E1 का मान हम यहाँ पर रख देंगे Q A एप्सिलॉन नॉट, और ये K अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, जहां से हम बता रहे हैं कि E1 का ये वैल्यू यहाँ से रखा गया है। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र E1 के कारण विभव, हमने दोनों वैद्युत क्षेत्रों की गणना कर ली है, जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है उसकी गणना और जिसमें परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी गणना, दोनों क्षेत्रों का हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र E1 के कारण विभव। अब ये जो पहला विद्युत क्षेत्र था, हर विद्युत क्षेत्र अपना विभव देता है, ये बात याद रखेंगे। इसके कारण विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणे वो जो डिस्टेंस होती है कितनी दूरी पर, तो इनकी दूरियां आपको पता है कि यहाँ से d माइनस टी दूरी में ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है, तो E1 गुणे d माइनस टी हो जाएगा, जबकि E1 का वैल्यू हमें पता है, E1 का मान हम यहाँ रख देंगे और हमें उस क्षेत्र का विभव पता चल जाएगा जिस क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे विद्युत क्षेत्र E2 के कारण विभव, दूसरा जो क्षेत्र है इसमें जो क्षेत्र है इसके कारण कितना विभव उत्पन्न होगा इसकी गणना करते हैं, तो E2 गुणे इसकी दूरी। अब हम जान रहे हैं कि इसकी दूरी तो d माइनस टी थी, बट दूसरे वाले की डिस्टेंस केवल t बच रही है, तो वैद्युत क्षेत्र गुणे इसकी डिस्टेंस दूरी हो जाएगी, कितनी दूरी पर है तो ये t हो जाएगा, और E2 की गणना हम लोग कर चुके हैं, ये है E2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे और ये t हो जाएगा। इस प्रकार से हमें दोनों बिंदुओं पर विभव पता चल चुका है, जिसको हमने दो समीकरणों के रूप में यहाँ पर दर्शा रखा है, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमारे पास दो ही फील्ड बन रही थी, एक फील्ड ऐसी थी जिसमें परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया था और एक फील्ड ऐसी थी जिसमें परावैद्युत पदार्थ रखा गया था। तो दोनों ही फील्ड में, दोनों ही क्षेत्रों में हमने विभव की गणना कर ली है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों क्षेत्रों का मिलाकर के कुल विभव कितना हो जा रहा है। हमें कुल विभव की गणना करने के लिए अब इस पर चलते हैं। इस प्रकार संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल विभव, इनके बीच में कुल विभव कितना हो जाएगा। कुल विभव को गणना करने के लिए हमने दोनों क्षेत्रों में जो अलग अलग विभव निकाले हैं, दोनों विभवों को अगर कैलकुलेट कर दें, जोड़ दें, तो हमें दोनों क्षेत्रों का कुल विभव पता चल जाएगा। तो विभव V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब इस पर हम देखेंगे V1 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, V2 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए। अब दोनों में से देखते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो d माइनस टी बचेगा, ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पर t बाई a ये बच गया। हमें इतना वैल्यू इसमें बच गया, तो हमने देखा कि इस बिंदु पर विभव हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब हमें इसमें धारिता की गणना करनी है, इसमें धारिता कितनी होगी। ये जो हमने फिगर बना रखा है, जो हमने चित्र बना रखा है, इसमें धारिता कितनी होगी, इस प्रकार के संधारित्र की इसकी गणना करनी है। अब इस संधारित्र की धारिता, मतलब कि ये जो हमने संधारित्र बनाया है इसकी धारिता क्या होगी। तो संधारित्र की धारिता के लिए पहले से हमें पता है कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V होता है, और Q वही सब आवेश है और V कुल विभव है, कुल आवेश बटे विभव। तो हमने विभव की गणना की है और विभव का मान उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे हम ये मान उठाकर यहाँ पर रखते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा C इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमने मान रखा है, ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। अब इसमें ये दोनों, ये टर्म से ऊपर चला जाएगा और ये बचा हुआ टर्म से यहाँ पर होगा,
अब इस प्रकार से ये जो रिजल्ट प्राप्त होता है इसे हम कहेंगे कि यही संधारित्र की पूरी धारिता होगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इस दैट आप ये समझ जाइए कि यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ मींस दैट कुचालक पदार्थ अगर हम भर देते हैं तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, उसको शामिल किया जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल को पहले लिख रखा है ताकि समझा सके आपको बेहतर तरीके से। के परावैद्युतांक वाले, जैसे यहाँ पर के परावैद्युतांक वाला था एकदम सेम इसी पर हमने लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। के परावैद्युतांक वाले पदार्थ के गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के क्षेत्रफल के समान है। मीन्स दैट जैसे इसका क्षेत्रफल है ठीक इसी प्रकार से इसका भी क्षेत्रफल है। अगर ये आयताकार हमारा प्लेट है तो जो हमने बीच में पट्टिका रखा है वो भी आयताकार होगा, अगर हमने वर्गाकार रखा है तो वो भी वर्गाकार होगा। मतलब आप समझ चुके हैं इसे। परंतु गुटके की मोटाई 3d/4 है, मतलब गुटके की जो मोटाई है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, जो दोनों के बीच की दूरी होती है उसका 3/4 है। जहां d पट्टिकाओं के बीच की दूरी है, पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगा। कारण इसमें पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर, अगर दोनों पट्टिकाओं के बीच में हम गुटके को रख दें तो संधारित्र की धारिता में क्या चेंजिंग हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें दो स्टेप में हल करने की बात ही कर रहा है। पहला स्टेप तो ये कह रहा है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होगी और उनके बीच की दूरी जब d है तो। बट दूसरा स्टेप इसमें ये कहा जा रहा है कि बीच की दूरी तो d है लेकिन इसके बीच में हम एक तीसरा प्लेट रख दे रहे हैं, इसमें लाकर तीसरा वाला इसे लगा दे रहे हैं। सपोज दैट इसको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल, जैसे ऐसे इसके बीच में एक और आ जा रहा है तो इसके बीच में हम तीसरा जब ला दे रहे हैं तो तीसरे को लाने के बाद उसकी धारिता में क्या चेंजिंग आ जाएगी ये पूछ रहा है। दो स्टेप इसको हल कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं इसका। जब पट्टिकाओं के मध्य के न हो, मींस दैट परावैद्युत पदार्थ उपस्थित न हो, अनुपस्थित हो, तो हमारा एक संधारित्र का प्लेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों प्लेटें हो गई। इस पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है और बीच की दूरी d दिखाई गई है और पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल A है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E दिखाया गया है। सारी चीजें इसमें दिखा दी गई हैं बट आप समझ सकते हैं कि इसमें वो टी मोटाई वाली पट्टिका नहीं रखी गई है। क्यों? पहले हमें ऐसे गणना करना है कि जब वो अनुपस्थित हो या वो उसमें उपस्थित न हो या न हो तब के लिए। मान लेते हैं कि प्रारंभ में जब नहीं उपस्थित है तो इसका वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है। ई नॉट का अर्थ होता है आदि अर्थात प्रारंभिक हम कह सकते हैं। ई नॉट इक्वल्स टू हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसे E1 बराबर हमने यहाँ पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिया था। और फिर भी आवेश पृष्ठ घनत्व जो इसका होगा वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो सिग्मा का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे और रखने के बाद जो है हमें इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। अब इस पर आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र ई नॉट के कारण पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर, एकदम सेम उसी तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे जैसे इससे पहले वाले में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। विद्युत क्षेत्र ई नॉट के कारण पट्टिकाओं के मध्य विभवांतर, इसी प्रकार से हम इसमें विभवांतर की गणना कर लेंगे। विभवांतर भी इक्वल्स टू ई इंटू डी हो जाएगा और ई का मान या ई नॉट का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो इस प्रकार से हमें इस पर विभव प्राप्त हो जाएगा। अतः संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की हम गणना कर लेंगे और V का मान यहाँ पर ये उठा करके पुट कर देंगे। Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और प्राप्त वैल्यू जो होगा इस प्रकार से ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरे स्टेप की गणना करना है जब हम इसके बीच में पट्टिका को रख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए
सारी कंडीशन वही है, प्लेट का क्षेत्रफल ए ही होगा, प्लस क्यू आवेश वाले माइनस क्यू आवेश वाले और प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व वाले सब कुछ चाहिए। इसके बीच में एक पट्टिका रख दी गई है, बीच की दूरी d है, बट इस पट्टिका की मोटाई हो गई 3d/4। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर पट्टिका की मोटाई t थी, यहाँ पर 3d/4 कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में हम फिर उन्हीं दोनों स्टेप्स की गणना करेंगे। पहले जब पट्टिकाओं के बीच के परावैद्युत तथा 3d/4 मोटाई का पदार्थ उपस्थित है, पट्टिकाओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र जहां परावैद्युत पदार्थ नहीं है, ठीक उसी तरीके से गणना करेंगे जब परावैद्युत पदार्थ नहीं है। तब के लिए E1 = E0 मान लेते हैं इसको। E1 के कारण विभवांतर कितना होगा, अब इसकी वजह से कितना विभव उत्पन्न होगा, तो V1 = E1 × D = E0 और D का मान कितना होगा, इसमें D का मान, अब ये खाली वाले क्षेत्र की दूरी कितनी हो जाएगी है और यह दूरी मिलकर कितनी हो जाएगी, D में से 3d/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें ये D में से 3d/4 घटा दिए और इस प्रकार से जो प्राप्त वैल्यू हो गया ये d/4 हो जाएगा और ये 4 जो है इस प्रकार से इसके चौथाई भाग बच जाएंगे। जैसे इसमें से d/4 बच जाएगा, ये d/4 वैल्यू इसका बच जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको, ED/4 इसका चौथाई, ये ED/4 इस प्रकार से ये यहाँ पर विभव प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो है जहां के उपस्थित है विद्युत क्षेत्र E2, जहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण क्या होगा, तो E/K हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे हुआ था, पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र जहां के उपस्थित है। अब हम उस जगह विद्युत क्षेत्र देखेंगे जहां पर K उपस्थित है। इससे पहले तो वहां पर K उपस्थित नहीं था, अब K यहाँ पर उपस्थित है, इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं E2 = E0/K, ठीक उसी प्रकार से K गुना कम हो जाएगा, K गुना कम हो जाएगा। अतः विभवांतर V बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणे इसके प्लेटों के बीच की जो दूरी बची मोटाई, तो ये 3d/4 थी, यहाँ पर 3d/4 ये मोटाई हो गई अब इसकी। तो यहाँ पर हमें विभव V2 की गणना हो गई, विभव V2 हमें प्राप्त हो गया, E/K ये हो गया और ये दूरी हो गई। अब कुल विभवांतर के लिए क्या करेंगे, यह विभव V2 और ये विभव V1 दोनों विभव को जोड़ देंगे तो कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। तो कुल विभव के लिए हमने जोड़ दिया, ED/4 कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन लेने के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 बचेगा और 3/4 ये 3/4 K बच जाएगा, ये 4 कॉमन हो गया, 3/K बच गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, K हो गया K + 3/K हो गया। अब इस पर कुल धारिता निकालेंगे, धारिता बराबर होता है Q/V, तो Q/V की गणना करेंगे तो C = हम यहाँ पर V का ये मान उठा करके पुट कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद ये 4K ऊपर चला जाएगा, 4K³ हो जाएगा, ED/K + 3 होगा। अब इस प्रकार से हमने देखा कि ये पूरी संधारित्र की धारिता प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें एक बात